ओके, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पर बताई हैं और हमारे एक्सपर्ट ने कि क्या सही तरीका होना चाहिए, कैसे आपको शुरुआत करनी है, किन खास बातों का ख्याल रखना है और क्या आपको नहीं करना है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि निवेश से जुड़ी हुई, शुरुआत से जुड़ा हुआ कोई भी बिंदु, तो आप अपने सवाल हमें पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट शो में आगे हम विकास जी के टॉप फंड्स भी पूछेंगे, लेकिन आगे उनसे समझेंगे किन फंड्स के साथ अगर कोई निवेश की शुरुआत करे तो कैसे कर सकता है। उससे पहले, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे हैं, उनको कनेक्ट कर लेते हैं, उनके सवाल भी ले लेते हैं। और जो पहले कॉलर है हमारे साथ, वो विनोद हैं। विनोद से बातचीत करेंगे, लेकिन विकास जी, क्विकली क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज़ और, कुछ निवेश के 9 मंत्र आपने निकाले हैं, तो वही बताइए हमारे व्यूअर्स को। जब निवेश की बात हो ही रही है, शुरुआत की बात हो ही रही है, तो क्वेरी लेने से पहले फटाफट से आपकी ओर से निवेश के 9 मंत्र। किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसका फंडामेंटल जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेस ये है कि 9 मंत्र मेरे, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले अपना गोल डिफाइन करिए कि आपका गोल क्या है। आपका जो गोल रहेगा उसके बेसिस पे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत जरूरी है। अगर आपको पैसे की इमीडिएट जरूरत है, 2-3 साल में जरूरत है, तो आप हाई इक्विटी एक्सपोजर ना लीजिए। और यदि आपका पैसा 20-25-30 साल के लिए, तो आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है, तो आप इक्विटी फंड में ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। आप जो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो भी आप अगर करते हैं, तो डेट फंड्स का रिटर्न जो होता है वो आपका एक एफडी के आसपास का रिटर्न रहेगा, और इक्विटीज का अगर आप लॉन्ग टर्म में रहते हैं तो 10-15% का रिटर्न रहेगा। रिटर्न को चेज मत करिए आप। रिटर्न आपका थर्ड क्राइटेरिया होना चाहिए। आपका फंड का लिक्विडिटी, ये एक और फैक्टर होता है, वो बहुत जरूरी है कि यदि आप किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको समय देना पड़ेगा अगर वो फंड का रिस्क या उसका बीटा हाई है। बिकॉज मार्केट जैसे अभी आजकल वॉलेटिलिटी है, तो वॉलेटिलिटी में आपके कुछ फंड्स हैं जो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर अंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लिक्विडिटी इमीडिएटली चाहिए और आपने ऐसे फंड में डाल दिया जहां पे आपको नुकसान हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, ऐसे फंड में आपको जहां पैसे की जल्दी जरूरत हो सकती है और लॉक इन फंड्स में डाल रहे हैं, तो आपका लिक्विडिटी नहीं होगा। तो लिक्विडिटी को फैक्टर को देखना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा टैक्स इम्प्लीकेशन, टैक्स इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आप जब किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब निवेश कर रहे हैं, तो कई बार हम दर्शकों को या निवेशकों को ये बताते हैं कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है तो वहां पे यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 30% है, तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसे डेट फंड्स होते हैं जो सॉर्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करते हैं। और अगर वो आप 3 साल के लिए रखते हैं, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट, यानी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद में रिटर्न जो आती है उसको आपको 20% से टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो कई बार टैक्स लायबिलिटी बहुत नीचे आ जाती है, तो टैक्स इम्प्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कॉस्ट ऑफ द फंड। अभी कैसा होता है कि सेबी ने एक रूल डिफाइन किए हुए हैं कि यदि किसी फंड का साइज बढ़ता जाता है तो उसकी एक्सपेंस रेशियोज भी कम होना शुरू हो जाती है। जनरली ये निवेशकों को देखना चाहिए कि मेरे जो एक्सपेंस रेशियोज है वो फंड की क्या है। तो आपका 1-2 साल तो नहीं, लेकिन अगर 5-10 साल के लिए आप किसी फंड में निवेश बनाए रखते हैं, तो अगर उसकी एक्सपेंस रेशियो कम होगी तो आपके रिटर्न में वो रिफ्लेक्ट करेगी, आपको बेटर रिटर्न आएगा अगर उसका एक्सपेंस रेशियो कम है। इसी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि आप अगर एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच ना रखिए कि आपने बिल्कुल मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ही ले रखे हैं। तो हैव अ आइडियल मिक्स ऑफ लार्ज कैप्स, मल्टी कैप्स, मिड कैप, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप, या इंडेक्स फंड्स, या थोड़ा बहुत इंटरनेशनल फंड्स, जो आज की तारीख में हमें लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूएस में। अगर आप नैस्डैक फंड्स जो होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना चाहें, बिकॉज बहुत करेक्शन हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द पोर्टफोलियो। फिर एक फैक्टर जो होता है वो होता है कि आपका नंबर ऑफ फंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे हमने पहले बोला कि आप 10, 15, 20 फंड्स या 16 फंड्स का पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, वो हमेशा अंडर परफॉर्म करेगा। 6 से 7 फंड, या बहुत अधिक हुआ तो 8 फंड, इसी में ही आपका पूरा मार्केट का यूनिवर्स कवर हो जाता है। तो नंबर ऑफ फंड्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी बात जो मैं दीपाली जी बोलना चाहूंगा, कि वेबसाइट्स पे जाके पिछले 1 साल का रिटर्न देख के किसी फंड को चूज मत करिए। आप करंट सिचुएशन को देखिए और फ्यूचर आउटलुक को देखिए, और अंडरलाइन शेयर्स या पोर्टफोलियो में क्या है वो देखिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से एक चीज बात को खत्म करूंगा। जैसे डिजिटल इंडिया फंड या टेक्नोलॉजी फंड्स हैं हमारे कुछ फंड हाउसेस के, पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो -20% के ऊपर चला गया है। अब अगर आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। हाउएवर उनका अगर आप 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आज भी वो 23-24% के ऊपर CAGR मेंटेन कर रहे हैं।
नाउ फ्रॉम हियर अगर आपका आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बीटन डाउन है, 20-25% से करेक्ट हो चुका है, तो ऐसा तो है नहीं कि इन्फोसिस जैसी कंपनी है या टीसीएस जैसी कंपनी है या दूसरी बड़ी जो आईटी कंपनियां वो अगले 3-6 महीने में बंद हो जाएंगी। एक साइकिल होता है, मार्केट साइकिल टर्न करता है। तो अब यहां से टेक्नोलॉजी फंड एज अ टैक्टिकल कॉल हम सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर आउटलुक क्या है। पिछला 1 साल खराब गया तो इसका ये मतलब नहीं कि फंड आगे खराब करेगा, और किसी फंड ने बहुत अच्छा कर दिया पिछले 1 साल में, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे अच्छा करेगा। सो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो देखिए, फ्यूचर आउटलुक देखिए, एंड पास्ट परफॉर्मेंस शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। ठीक है। अच्छा, आपने अब बहुत सारी बात